गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें सबसे पहला जो उनका पड़ाव है वो नाइजीरिया में है, जहां पे वे नाइजीरिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे। और यह जो नाइजीरिया की यात्रा है वो 17 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इसके बाद वो ब्राज़ील जाएंगे और उसके बाद गुयाना। ब्राज़ील और गुयाना जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है और जो नाइजीरिया है वो अफ्रीका महादेश में है। तो यहाँ इस वीडियो में हम नाइजीरिया की जो यात्रा है प्रधानमंत्री की उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आपको बता दें कि 17 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री किसी मतलब नाइजीरिया की यात्रा कर रहा है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। पश्चिमी अफ्रीका का देश है जो हिंद महासागर से अगर देखें तो पश्चिम की तरफ है ना। तो पश्चिमी अफ्रीका का देश है, काफ़ी यहाँ पे सूखे की स्थिति रहती है। और नाइजीरिया जो है वो तेल भंडार के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है और विश्व के 10 सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है। भारत इसका एक बहुत बड़ा तेल का कस्टमर है ना। भारत नाइजीरिया से तेल खरीदता है। अगर हम नाइजीरिया और भारत के व्यापार की बात करें तो नाइजीरिया और भारत के व्यापार में भारत घाटे में है, यानी भारत नाइजीरिया से तेल खरीदता है और जो वस्तुएं निर्यात करता है नाइजीरिया को वो कम है ना। यानी हम नाइजीरिया से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आयात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तेल है ना, कच्चा तेल है। और हमारा जो निर्यात है नाइजीरिया को वो कम है, तो हमारा जो व्यापार घाटा है नाइजीरिया के साथ। वैसे देखा जाए तो नाइजीरिया के साथ जो हमारा व्यापार है वो पिछले 10 साल में आधा से भी कम हो गया है ना। फिर भी नाइजीरिया किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और नाइजीरिया के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आपको बता दें कि 17 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर गया है, जो कि एक पश्चिमी अफ्रीकन देश है ना, और जो 3 देशों की यात्रा का एक हिस्सा है। यहाँ पे बात करें कि नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है, जो कि नाइजीरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और यह अवार्ड 1969 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला पहला सम्मान है ना। 1969 में महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था ये अवार्ड, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। उसके बाद दूसरे जो हमारे विदेशी नेता बने हैं वो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, जिनको यह अवार्ड दिया गया है ना। यह किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। यानी अभी तक विश्व के कई देशों से प्रधानमंत्री को इस तरह का वहाँ के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड के रूप में 17 अवार्ड ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वेस्ट अफ्रीका का जो ये छोटा सा देश है कैसे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो देखा जाए कि वेस्ट अफ्रीका का ये जो देश है नाइजीरिया, है ना, ये प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। भले ये देश बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अमीर देशों में से नहीं आता है, परंतु यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, खासकर कच्चा तेल है, और जिसके कारण कच्चा तेल और भी जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संसाधन है, उसके चलते ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारी भारतीय कंपनियाँ, है ना, नाइजीरिया में एक्टिव हैं, नाइजीरिया में अपना बिजनेस कर रही हैं। आपको बता दें कि जो नाइजीरिया है वो अफ्रीका का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है इथियोपिया के बाद। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच आयात निर्यात के जो आंकड़े हैं वो बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं, यानी बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है दोनों देशों के बीच में। परंतु उम्मीद यह की जा रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे से नाइजीरिया के माइनिंग, मैंने बताया आपको कि वहाँ पे खनिज है ना, खनिज जो संसाधन है, और इसीलिए माइनिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकता है, भारतीय कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं वहाँ पे। डिफेंस जैसे सेक्टरों को भारतीय कंपनियों के लिए खोल सकेंगे, यानी भारतीय कंपनियां जो माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस में काम करती हैं उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा बिजनेस करने के लिए, है ना। वहाँ पे वो भारतीय कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं और वहाँ से मुनाफा कमा सकती हैं। तो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे सेक्टरों में भारतीय कंपनियों के लिए रास्ता खुल जाएगा। 17 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा कई उम्मीदों से भरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य साझेदारियां बढ़ेगी। देखिए 17 साल के बाद ये यात्रा हुआ है, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करूं जो कि जो सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसके प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो, वैसे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाए। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके दृष्टिकोण से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो टॉपिक है उसके संबंध से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत से लगभग इसकी दूरी 7,620 किलोमीटर है और ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है ना। देखिए नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था में भारत का भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि नाइजीरिया के लिए भारत एक एफडीआई के रूप में काम करता है, यानी भारत से निवेश नाइजीरिया में जाता है। साथ ही साथ भारत को तेल बेचता है, यानी भारत एक नाइजीरिया के लिए एक डेस्टिनेशन है जहां पे नाइजीरिया अपने तेल की बिक्री करता है, तेल को बेचता है और मुनाफा कमाता है। अगर हम यहाँ पे बता दें कि भारत और नाइजीरिया के बीच में अगर देखें तो भारत के लिए व्यापार घाटा है, नाइजीरिया के साथ व्यापार घाटा है। इसका अर्थ ये है कि भारत निर्यात से कहीं ज़्यादा आयात करता है नाइजीरिया से। क्या आयात करता है? तेल का। लेकिन भारतीय कंपनियों का वो जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, यानी निवेश जो है निवेश के लिए वो डेस्टिनेशन है, क्योंकि भारतीय कंपनियों का निवेश जो है वो नाइजीरिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की 135 कंपनियों ने नाइजीरिया में मोटा पैसा लगाया है। नाइजीरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज जैसे सेक्टर में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश हो रहा है। नाइजीरिया के नए ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारतीय कंपनियों का बोलबाला है। ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां भारतीय कंपनियां का वर्चस्व भी है, डोमिनेशन है, यानी भारतीय कंपनियां बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि चीन अफ्रीका के कई देशों में निवेश कर रहा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। और निवेश के द्वारा उनके जो विदेश नीति है उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो ये चीन का जो नया औपनिवेशी नीति है, इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि भारत भी अफ्रीकन देशों में निवेश करे, है ना, और उनके साथ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, उसमें सुधार करे। भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में 27 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारतीय कंपनियों का वहाँ जो पैसा लगा है वहीं निर्यात से पैसा लगा है और ये इससे भारत को फ़ायदा हो रहा है। और वहीं नाइजीरिया को तेल के निर्यात से नाइजीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है। ऐसे में नाइजीरिया देश भारत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रधानमंत्री मोदी का नाइजीरिया यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि 17 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा नाइजीरिया की यात्रा की गई है। दूसरा पॉइंट, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, सबसे अधिक आबादी है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नाइजीरिया का अफ्रीका में। तो इंडिया के लिए एक मार्केट के रूप में काम कर सकता है, यानी इंडियन प्रोडक्ट्स नाइजीरिया में जाके, है ना, नाइजीरिया के बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को भारत बेच सकता है। साथ ही साथ भारतीय कंपनी वहाँ पे अधिक से अधिक निवेश करके मुनाफा कमा सकती है। और नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। जो पहला है वो अदीस अबाबा है ना, जो पहला है वो अदीस इथोपिया है और दूसरा जो है नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा, राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में भारत और नाइजीरिया के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहा है। दोनों ही ब्रिटेन के कॉलोनी रहे हैं और बाद में राष्ट्रमंडल सदस्य के मेंबर्स रहे हैं। आपको बता दें कि नाइजीरिया जो है वो टॉप 10 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में है, यानी 10 ऐसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से है और ओपेक का मेंबर भी है नाइजीरिया। ओपेक मतलब कि वैसे कंट्रीज जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें ओपेक कंट्री कहा जाता है और उसमें नाइजीरिया भी एक सदस्य है। तो इस लिहाज से, क्योंकि भारत को तेल की ज़रूरत है और नाइजीरिया से हम तेल खरीदते हैं, तो इस लिहाज से भी नाइजीरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
दोनों ही देश बड़े बहुजातीय लोकतंत्र हैं, है ना, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है जो जिसके कारण भी दोनों अपने पॉलिटिकल जो कल्चर है उसको शेयर करते हैं। आतंकवाद जैसी समान चुनौतियों का दोनों ही देश सामना कर रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अफ्रीका में, सॉरी, नाइजीरिया में, है ना, नाइजीरिया में जो है वो बोको हराम जैसी समस्या है, आतंकवाद की समस्या है बोको हराम, है ना। भारत भी आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। तो दोनों देश एक कॉमन कंसर्न शेयर करते हैं, दोनों की चिंताएं एक जैसी है। वर्तमान स्थिति क्या है? भारत नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नाइजीरिया के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार यानी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $7.9 बिलियन है। हालांकि यह एक दशक पहले डबल था, है ना, चरम पे था। अभी इसका आधा हो गया है। एक दशक मतलब 10 साल पहले। नाइजीरिया में लगभग 135 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं और लगभग $27 बिलियन का निवेश कर रही है। नाइजीरिया में लगभग 50,000 की संख्या में भारतीय प्रवासी भी हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़े गैर अफ्रीकी समूह है। नाइजीरिया में गैर अफ्रीकी समूह की बात करें तो सबसे बड़े गैर अफ्रीकी समूह कौन है? भारतीय प्रवासी लोग हैं वहाँ पे 50,000 से अधिक। उस दृष्टिकोण से भी नाइजीरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नाइजीरियाई कच्चे तेल का शीर्ष खरीदार होने के बावजूद भारत के पास नाइजीरिया में कोई अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन परिसंपत्ति नहीं है और इसीलिए भारत वहाँ पे निवेश करना चाहता है। तो ये कुछ पॉइंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत नाइजीरिया की किस प्रकार सहायता कर सकता है, यानी भारत जो है नाइजीरिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना, नाइजीरिया को किस तरह से मदद कर सकता है भारत। देखिए, जब कॉमन इंटरेस्ट होता है तभी दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो बहुत ही स्ट्रांग डेवलप होते हैं, है ना। तो कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भारत के लिए नाइजीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि नाइजीरिया के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, नाइजीरिया को भारत किस तरह से मदद कर सकता है। और यही जो कॉमन इंटरेस्ट है, जो नाइजीरिया के लिए जो इंटरेस्ट है, वो भारत और नाइजीरिया के संबंध को गहरा बनाता है ना। तो पहला है रक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो नाइजीरिया को बोको हराम, समुद्री डकैती, आपने सुना होगा, वो मूवी भी आपने देखा होगा, पायरेट्स, है ना, पायरेट्स, समुद्री जो डकैत होते हैं पायरेट्स के, आपने मूवी देखी, नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिर बोको हराम जो एक आतंकवादी ग्रुप है उसके बारे में भी आपने सुना होगा, बोको हराम के बारे में। और तेल चोरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है नाइजीरिया को। भारत आतंकवाद, है ना, और गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती, वहीं पे गिनी की खाड़ी है। अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे अफ्रीका के पास एक गिनी की खाड़ी है ना, गिनी देश है। और आपने ज्योग्राफी में डॉक्टर्स विंड पढ़ा होगा, है ना, हरमट्टन, डॉक्टर विंड्स, वो गिनी के तट पे ही बहता है, उसे गिनी के तट पे डॉक्टर्स विंड कहा जाता है। तो गिनी का तट वहीं पे है, नाइजीरिया के पास गिनी देश भी है वहाँ पे, और वही गिनी की खाड़ी में जो है पायरेट्स की समस्या है, यानी समुद्री डकैती की समस्या है। तो इन समस्याओं से निपटने में भारत मदद कर सकता है। कैसे? भारत रक्षा आपूर्ति कर सकता है, यानी रक्षा के लिए मिसाइलें या फिर जो भी गोली बारूद सप्लाई कर सकता है नाइजीरिया को। साथ ही साथ प्रशिक्षण दे सकता है, वहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण दे सकता है और रिमोट सेंसिंग तकनीक की पेशकश कर सकता है। यानी भारत जो है स्पेस के क्षेत्र में काफ़ी डेवलप्ड है और जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है उसकी सुविधा जो है वो नाइजीरिया को शेयर कर सकता है, दे सकता है। 1960 के बाद से 7 नाइजीरियाई राष्ट्रपतियों को रक्षा अधिकारियों के रूप में भारत में प्रशिक्षित किया गया था। 1960 के बाद लगभग 7 नाइजीरियाई जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उनको रक्षा अधिकारियों के रूप में भारत में प्रशिक्षण मिला था। तो ये एक संबंध बनता है रक्षा के क्षेत्र में भारत और नाइजीरिया का। आर्थिक अस्थिरता की बात करें तो नाइजीरिया विदेशी मुद्रा की कमी और मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। और उसका मेन कारण क्या है? इन्फ्लेशन हाई होने का मेन कारण है जो है वो डिमांड, पॉपुलेशन अधिक होने के कारण डिमांड अधिक होना बट सप्लाई कम होना, प्रोडक्शन कम होना, उत्पादन कम होना। तो ये कारण है ना। तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर जो देश हैं पश्चिमी अफ्रीका के देश है, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे
सेरा लियोन हो, ये सारे देश वहाँ पे मिलिट्री कूप की समस्या से जूझ रहे हैं। और मिलिट्री कूप क्यों है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है ना, प्रोडक्शन कम है। और मतलब कि प्राकृतिक खनिज संसाधन के होने के बावजूद भी ये देश बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और यही रोल प्ले कर सकता है भारत, वहाँ पे उत्पादन कर सकता है, उत्पादन करके वहाँ जो इन्फ्लेशन की समस्या है उसको दूर कर सकता है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी रणनीतिक पहल नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने में मदद कर सकती है। यानी हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत, है ना, वहाँ पे निवेश करके भागीदारी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। बुनियादी ढांचे का यानी इंडस्ट्री का, रेलवेज का, रोडवेज का विकास करके वहाँ जो इन्फ्लेशन की समस्या है उसको दूर कर सकता है और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने में मदद कर सकता है। भारत नाइजीरिया की विदेशी मुद्रा की कमी को कम करने के लिए भी बड़ी वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर सकता है और वस्तु विनिमय व्यवस्था पर विचार कर सकता है। व्यापार की बात करें तो व्यापार वृद्धि में भारत मदद कर सकता है। द्विपक्षीय व्यापार अभी $7.9 बिलियन है, लेकिन 2023-24 में भारत के निर्यात में 29.7% की गिरावट आई है। भारत जो निर्यात कर रहा है वो 29.7% की गिरावट आई है। यानी नाइजीरिया में जो सामान हमारा जाता है, यानी वस्तु और सेवा को जो हम निर्यात करते हैं नाइजीरिया को, उसमें गिरावट आई है। भारत नाइजीरिया को निर्यात बढ़ा सकता है ना, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, है ना, दवाई, खाद्य पदार्थ और वस्त्र जैसी, है ना, आवश्यक वस्तुएं शामिल है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $7.9 बिलियन से बढ़ाने के लिए रुपया आधारित व्यापार की क्षमता का लाभ उठाया जा सकता है। क्षमता निर्माण की बात करें तो आईटी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जैसे हॉस्पिटल का निर्माण और शिक्षा में विशेषज्ञता प्रदान करने में नाइजीरिया के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास को सहायता मिल सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड नाइजीरिया, है ना, बायलैटरल रिलेशंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।